अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है सर्कुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आज हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज़ ईसीजी। ईसीजी है क्या, ईसीजी हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसके अलावा ईसीजी का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ के कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी वेव्स हैं, वो किसको डिनोट करती हैं, तमाम पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, ठीक है। इम्पल्सेस जनरेट हो रहे होते हैं, इम्पल्सेस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। ये क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं ना, जो हार्ट में कंटिन्यूसली हो रही हैं। उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसे हम कहते हैं ईसीजी। जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में हो रही है, उस एक्टिविटी को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ ईसीजी। इसे हम कहते हैं ईसीजी। ये क्या है? ईसीजी है। ईसीजी की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो मीन्स हार्ट, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे हम क्या कहते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी सबने देखी होगी इस तरह से, उसमें कुछ वेव्स होती हैं। वेव्स पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम देखेंगे कि हम ईसीजी रिकॉर्ड कैसे करते हैं। देखो, जो भी एक्टिविटीज़ हार्ट में हो रही हैं, हमने पहले बात की है कि हार्ट के अराउंड फ्लूइड मौजूद है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब जो भी एक्टिविटीज़ हार्ट में हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल करंट, ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लूइड से होता हुआ हमारी बॉडी स्किन पर आता है। हम क्या करते हैं, हम स्किन पर, चेस्ट पर कुछ इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम चेस्ट पर प्लेस करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रिकल करंट्स को डिटेक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके साथ वायर्स अटैच हैं, और फिर ये वायर्स कनेक्ट होते हैं एक मशीन से, जिसे हम कहते हैं ईसीजी मशीन। इस ईसीजी मशीन में एक पेपर लगा हुआ होता है, पेपर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे हैं? जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल करंट इन इलेक्ट्रोड से होता हुआ वायर्स के थ्रू मशीन में आ रहा है, मशीन उसको रीड कर रही है, और इस तरह से पेपर पे ग्राफ बनता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनता जा रहा है, ईसीजी रिकॉर्ड होती जा रही है। तो इस तरह से ईसीजी रिकॉर्ड की जाती है। अब दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट है डीपोलराइजेशन, सेकंड है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है? देखो, जब भी वर्ड आएगा डीपोलराइजेशन, इट मीन्स उस जगह पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उस जगह पर आया है और उस जगह को उसने क्या कर दिया है? डीपोलराइज कर दिया है। अब डीपोलराइज हो गई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ गया, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब आता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है ना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करवाना, मैसेज लेकर आ रहा है वो, ठीक है, सिग्नल लेकर आ रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसका मतलब है वो जगह डीपोलराइज हो गई है। देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर डीपोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डीपोलराइज। डीपोलराइज जब होता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, देन डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जब भी हम बात करेंगे डीपोलराइजेशन, हम जब भी कहेंगे, इसका मतलब क्या है? कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। हम कह रहे हैं एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है, ठीक है, एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? कि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। एट्रियल सिस्टली है। तो ये चारों टर्म्स, इनको समझ लो, ये एक ही है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, मसल फाइबर डीपोलराइज होंगे तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी, और कॉन्ट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सिस्टली। हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल के वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहा है। अभी हम
ये वर्ड्स आगे यूज़ होंगे इस टॉपिक में। हम कह रहे हैं कि वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं, तो वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं इट मीन्स कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोली है उस वक्त, ठीक है। अब आ जाओ रीपोलराइजेशन। डीपोलराइज जब हो जाएगा तो फिर क्या होगी, रीपोलराइजेशन, दोबारा से पोलराइज होगा। पहले डीपोलराइज हुआ था, जो पोलराइजेशन थी वो ख़त्म हुई थी, अब रीपोलराइज हो रहा है, दोबारा से पोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो एक जगह जब डीपोलराइज होगी तो फिर वो रीपोलराइज होगी। विदाउट डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन नहीं होगी। पहले डीपोलराइज होगी, वो मसल फाइबर्स डीपोलराइज होंगे, देन वो रीपोलराइज होंगे, ठीक है। हम बात करें कि एट्रिया रीपोलराइज हो रहा है। क्या हो रहा है, एट्रिया रीपोलराइज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एट्रिया पहले डीपोलराइज था, अब रीपोलराइजेशन हो रही है, वहाँ पर रीपोलराइजेशन हो रही है। इसका मतलब क्या है, वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन थी, सिस्टली में था, अब वो दोबारा से पहली वाली स्टेट में जा रहा है। तो रीपोलराइजेशन हो रही है इट मीन्स कि वो अब रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स हम कहते हैं डायस्टली, तो अब एट्रियल डायस्टली है। ये पॉइंट समझ आए। जब भी हम बात करेंगे कि भाई वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है इट मीन्स कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, कैसे हैं, रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, और वेंट्रिकुलर डायस्टली है। डीपोलराइजेशन होगी तो सिस्टली होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ईसीजी हमें दिखती कैसी है, ईसीजी का ग्राफ कैसा होता है, उसमें कौन सी वेव्स होती हैं, कौन से इंटरवल्स होते हैं, और वो किसको डिनोट करते हैं, कौन से कार्डिक एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ हमने बना लिया है। यहाँ पर देखो हमें कुछ वेव्स दिख रही हैं, ठीक है, कुछ डिफ्लेक्शंस हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस हैं, कुछ नेगेटिव डिफ्लेक्शंस हैं, कुछ स्ट्रेट लाइंस हैं। इन सब का क्या मतलब है। फर्स्ट हमें जो डिफ्लेक्शन दिख रही है, जो वेव दिख रही है, इसे हम कहते हैं पी वेव। ये क्या है, पी वेव है, ठीक है, पी वेव हो गई। अच्छा, पी के बाद है क्यू। ये जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिख रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन थी, ये ऐसे डाउनवर्ड मूव कर गई है, इसे हम कहते हैं क्यू वेव। ये क्या है, क्यू वेव है, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है, ये है आर वेव। ये क्या है, ये आर वेव है, क्यू आर हो गया। दोबारा से ये वेव आर वेव नीचे आकर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ये है एस वेव, ठीक है, ये क्यू आर एस, इसे हम एक साथ कहते हैं, ये वाला पार्ट और ये, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये समझ आ गया। अच्छा, अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद आओ देखो लाइन स्ट्रेट हो गई और दोबारा से एक वेव क्रिएट हो रही है, एक वेव बन रही है, टॉल वेव, इसे हम कहते हैं टी वेव। तो वेव समझ आ गई कितनी है, पी क्यू आर एस टी, पी वेव। सबसे पहली जो वेव होगी, डिफ्लेक्शन होगी, वो क्या है, पी वेव। उसके बाद डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है क्यू वेव, उसके बाद आर वेव, देन दोबारा से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगी एस वेव, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद हमें एक और वेव मिलेगी, दैट इज़ टी वेव। एक इंटरवल होता है जिसे हम कहते हैं पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल हम किसे कहेंगे, स्टार्टिंग ऑफ पी वेव से लेके स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तक, ये जो पूरा पार्ट है इसे हम कहते हैं पी आर इंटरवल, ठीक है। पी और आर के दरमियान का इंटरवल है, उनके दरमियान का टाइम है, ये पी आर इंटरवल हो गया। एक और टर्म हमारे पास है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट क्या है, एंड ऑफ एस से स्टार्ट ऑफ टी वेव, इसके दरमियान का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एस टी सेगमेंट, ठीक है। तो एस टी सेगमेंट है और पी आर इंटरवल, मैंने सिर्फ वही टर्म्स बताए हैं जो बुक में मेंशन है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टर्म मैंने यहाँ पर नहीं बताया है। पी आर इंटरवल बस याद रखना है,
स्टार्टिंग ऑफ पी वेव से लेके स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तक, ये जो टाइम इंटरवल है इसे हम कहेंगे पी आर इंटरवल। इसके अलावा एंड ऑफ एस वेव से लेके स्टार्टिंग ऑफ टी वेव, यहाँ तक का जो सेगमेंट होगा इसे हम कहेंगे एस टी सेगमेंट। समझ आ गया, ये इसका ग्राफ समझ आ गया कौन सी वेव हैं। अब हम ये बात करेंगे कि कौन सी वेव डिनोट किसको कर रही है। अगर पी वेव बन रही है ईसीजी पर, ईसीजी पेपर पे, तो ये किसको डिनोट कर रही है। पी वेव से हमें पता क्या चलेगा। जिसने कार्डियक साइकिल अच्छे से पढ़ी है उसके लिए टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक है। कार्डियक साइकिल शुरू कहाँ से होती थी, एट्रियल सिस्टली से, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो जो हमें फर्स्ट वेव मिलेगी वो भी किसको डिनोट करेगी, वो डिनोट करेगी एट्रियल सिस्टली, या इसे हम कह सकते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। यहाँ पर हम डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहे, हम किसको देख रहे हैं यहाँ पर अभी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो हम सिस्टली या डायस्टली नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। तो पी वेव क्योंकि स्टार्टिंग में आ रही है, तो स्टार्टिंग होती कहाँ से, एट्रियल सिस्टली से, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एट्रिया डीपोलराइजेशन। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन हमें ईसीजी पर कैसे दिखेगी, इन द फॉर्म ऑफ पी वेव। पी वेव किसको डिनोट करेगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या शो कर रहा है, पी आर इंटरवल में दो चीज़ें आ रही हैं, एक पी वेव आ रही है और स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, ठीक है। तो पी आर इंटरवल हमें ये बता रहे हैं कि ऐसे नोड से ए वी नोड तक सिग्नल जाने में कितना टाइम लगा है। ये शो कर रहा है कि सिग्नल ऐसे नोड से ए वी नोड तक कब पहुंच रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है। ऐसे नोड से ए वी नोड तक पहुंचता है तो क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ऐसे ही होगा ना। ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर वो इम्पल्स आएगा ए वी नोड पर। ए वी नोड में आने के बाद डिले होता है, ठीक है। तो एट्रियल यहाँ पर सिस्टली भी होगी और डिले भी होगा। तो एट्रियल सिस्टली तो हमें पी वेव की फॉर्म में दिख गई, जो डिले था जब इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हुआ वो हमें स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिख जाएगा। तो ये पूरा पी आर इंटरवल है। पी आर इंटरवल क्या बता रहा है कि ऐसे नोड से ए वी नोड तक सिग्नल जाने में कितना टाइम लगा है। जितना टाइम लगा है वो हमें शो हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पी आर इंटरवल। तो जितना टाइम लगता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.1 सेकंड का डिले भी आता है। तो एट्रियल सिस्टली तो हमें पी वेव की फॉर्म में दिख जाता है और जो डिले है वो हमें स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखता है। उसके बाद है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ए वी नोड तक सिग्नल आ चुका है, ए बी नोड के बाद कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हेयर्स और परकंजी फाइबर। इट मीन्स अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो क्यू आर एस किसको डिनोट करेगा, वेंट्रिकुलर, क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टली, नहीं हम कहेंगे डीपोलराइजेशन, ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगी। क्यू आर एस किसको डिनोट कर रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टली, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें ये बता रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की तो क्या होता है, ब्लड इजेक्ट होता है, ब्लड निकलता है और आर्टरीज में जाता है, ठीक है। उसमें टाइम लगता है, उस वक्त तक इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहा क्योंकि हो चुका ना, वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अब मज़ीद इम्पल्स ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखती है। इससे हम कहते हैं एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट हमें बता रहा है कि ब्लड बाहर जा रहा है, आर्टरीज में ट्रांसफ़र हो रहा है, वेंट्रिकल से निकल रहा है, इजेक्शन हो रही है ब्लड की, ठीक है। तो इस वक्त क्योंकि इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, जब ब्लड बाहर निकल रहा है, इजेक्शन हो रही है ब्लड की, उस वक्त इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं होता, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है ईसीजी पर इन द फॉर्म ऑफ एस टी सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं एस टी सेगमेंट। ये समझ आ गया। अच्छा, अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो चुकी है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होती है, डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, रीपोलराइजेशन। तो अब होगी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब क्या होगी, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और ये हमें दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ
टी वेव। टी वेव किसको डिनोट कर रहा है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। रीपोलराइजेशन में भी क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, आइंस ट्रांसफ़र होते हैं, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल करंट और सिग्नल्स जनरेट होंगे, तो डिटेक्ट होगा और हमें टी वेव की फॉर्म में वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दिखेगी। यहाँ पर हमें कहीं पर भी एट्रियल रीपोलराइजेशन नहीं दिखी, तो एट्रियल रीपोलराइज नहीं हुआ क्या? यहाँ पर एट्रियल सिस्टली में था, तो एट्रियल डायस्टली नहीं हुई क्या? एट्रियल डायस्टली हुई। एट्रियल डायस्टली कब होती है? एट्रियल डायस्टली कब होती है? जब वेंट्रिकल्स सिस्टली में हो, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसी वक्त एट्रिया डायलेट होता है। तो एट्रियल डायस्टली हुई, एट्रिया भी रीपोलराइज हुआ, लेकिन वो इस क्यूआरएस की वजह से हमें दिख नहीं रहा, अलग से कोई हमें वेव नहीं दिख रही है ईसीजी पर। तो ऐसा नहीं है कि एट्रिया अगर सिस्टली में था तो डायस्टली का पीरियड नहीं आया, एट्रिया रीपोलराइज नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर हमें अलग से कोई वेव नहीं जनरेट हुई है, अलग से हमें कोई वेव नहीं दिख रही है। वेंट्रिकल्स की हमें दिख रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टी वेव। तो ये एक नॉर्मल ईसीजी है जो कि हमें एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बता रही है हार्ट की। इसमें अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई तो उसको हम इजीली पिक कर सकते हैं और हम ये बता सकते हैं उसको देख कर के प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, एट्रिया में आ रही है, वेंट्रिकल्स में आ रही है, किस वक्त आ रही है। तो इस तरह से अगर हमें नॉर्मल का पता होगा तो हम एबनॉर्मल को भी पिक कर सकेंगे। तो ये पूरा हमारा ईसीजी का टॉपिक था। इसमें आई नो कुछ मुश्किल पॉइंट्स भी थे जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सर्कुलेशन के हर एक टॉपिक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अभी हमने देखा ना कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी आया, यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम भी आया और यहाँ पर कार्डियक साइकिल भी आई। तो जब भी सर्कुलेशन का न्यू टॉपिक पढ़ो, जो लास्ट टॉपिक है उसको लास्ट में रिविजन कर लो, तभी जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे वो हमें सही से समझ आएगा। अगर यहाँ पे किसी को कार्डियक साइकिल समझ नहीं आई तो उसको ईसीजी कभी भी समझ नहीं आएगी। उसे पता ही नहीं है सिस्टली क्या होता है, डायस्टली कब होता है, वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे होता है, तो उसको ईसीजी समझ में कभी भी नहीं आएगी। ईसीजी वैसे कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन बस यही है कि इसमें जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं, लास्ट जो कुछ हमने पढ़ा है वो तमाम क्लियर हों और तमाम चीज़ें याद हों। तो यहाँ पे हमारा ईसीजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लड वेसल्स का टॉपिक है आई थिंक नेक्स्ट। तो हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको फिर हम कवर करेंगे।